जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट करके बताया कि इकोनॉमिक्स की क्लास होनी चाहिए, तो आपके कमेंट के आधार पर आज हम लोग बात करेंगे इसमें इकोनॉमिक्स के वो सभी प्रश्न जो एसएससी एमटीएस 2022 में पूछे गए हैं। यानी अक्सर हम चर्चा करते हैं कि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स के जो भी आपके प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस 2022 में प्रश्न बने थे उनकी चर्चा इसमें हम करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है। अब देखो, जो भी पॉइंट आपको यहाँ पर दिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको एक चीज़ समझना होगा। जैसे लिखा है एफआरबीएम, तो इसका आपको फुल फॉर्म आना चाहिए, तभी तो आप एफ का मतलब समझ पाओगे। तो नोटबुक अगर अभी तक नहीं उठाया है तो नोटबुक और पेन उठा लीजिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपका इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे तब तक केवल क्वेश्चन आंसर से इसमें कुछ होने वाला नहीं। और यही कारण होता है कि इकोनॉमिक्स के ज़्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं, गलत ही हो जाते हैं। आई होप आप हमारी बात समझ रहे होंगे। मतलब कहने के जैसे एफआरबीएम में एफ का क्या अर्थ है, तो बताने को तो हम बता देंगे कि ऑप्शन इसका सी सही हो गया, फिस्कल। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलने वाला, इसका फुल फॉर्म आना चाहिए। यानी इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे। अब जैसे एफआरबीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऊपर हम लिखे दे रहे हैं, या आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इधर हम लिखे दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट और मैनेजमेंट। ठीक है ना, आगे लिख लीजिए आप मैनेजमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। आप देखो, फुल फॉर्म जिसको पता है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। हिंदी भी आप इसकी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से अब फिस्कल का मतलब क्या हो जाएगा, समझ ही गए होंगे। फिस्कल यानी एफ का मतलब क्या है यहाँ पर, फिस्कल। तो ऐसे ही हम लोग चर्चा थोड़ी डिटेल में करेंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। और इसका आप फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लीजिए। फिर से हम बोल रहे हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी और इसके, ऑब्लिक करके दिया, ब्लैंक फिर लिखा है। यानी एक बैंक के लिए जो मुख्य देनदारी होती है इसका, इसके या इसकी है। पहला लिखा है आस्तियाँ, फिर लिखा है आर्थिक लगान, फिर लिखा है जमाएं और फिर लिखा है ऋण। तो इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी जमाएं। अब इसका मतलब समझो। देखो, जमाएं का मतलब क्या होता है, जब तक आप हर एक चीज़ का मतलब नहीं समझोगे, वही बात हम बार बार बोल रहे हैं, तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। देखो, जमाए का मतलब होता है जो धन आप जमा करते हो, ठीक, उनको एक तरह से जमाए कहा जाता है। और भी इसके कुछ ऑप्शनों की चर्चा करेंगे। ये नॉर्मल सा पॉइंट है, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके जमाए हैं, ठीक। अब देखो, अगला जो ऑप्शन लिखा है आपका पहला, आस्तियाँ। अब आस्तियाँ का मतलब क्या होता है, अस्थियाँ नहीं लिखा है, ध्यान देना जरा। अस्थियाँ तो मतलब हड्डियाँ होती हैं। आस्तियाँ का मतलब क्या होता है, बैंक के संपर्क में, यानी बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण प्रदान करता है उससे अपने खाते में आस्ति, आस्ति का मतलब होता है एक तरह से संपत्ति। ये जो आस्तियाँ लिखा है इसका मतलब क्या होता है, संपत्ति। तो इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। जैसा कि हमने कहा, आस्तियाँ का मतलब होता है बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण प्रदान करता है उससे अपने खाते में आस्ति के रूप में दर्शाता है, उसी को कहते हैं आस्तियाँ। फिर लिखा है आर्थिक लगान। आर्थिक लगान का मतलब समझो। आर्थिक लगान का मतलब होता है कुल लगान का एक भाग आर्थिक लगान कहलाता है। आप इसके ऐसे डेफिनेशन टाइप की समझ सकते हो। यानी जो टोटल लगान होता है उसका एक भाग, उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक लगान। और ऋण तो सब लोग जानते हो, जिसको लोन कहते हैं, ठीक है ना, जो लोन लिया जाता है बैंक से। आई होप आप चारों पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप अभी भी वीडियो को नहीं लाइक किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या लिखा है, लिखा है 2008-2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है। यानी जो 2008 और 10 के बीच में बेरोजगारी हुई थी वो किस प्रकार की बेरोजगारी, उसका उदाहरण पहला लिखा है शास्त्रीय, फिर लिखा है संरचनात्मक, फिर लिखा है चक्रीय और फिर लिखा है प्रतिरोधात्मक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी 2008 और 10 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है, तो वो चक्रीय बेरोजगारी का
उदाहरण। अब मन में आपके एक पॉइंट गूंज रहा होगा क्या कि चक्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी आना चाहिए। तो देखो चक्रीय बेरोजगारी वो होती है, ये इस एक प्रकार की ऐसी बेरोजगारी है जो उद्योग या व्यापार चक्र में चक्रीय प्रवृत्तियों से संबंधित है। बात को समझ गए ना। यानी चक्रीय बेरोजगारी एक प्रकार की ऐसी बेरोजगारी है जो उद्योग या व्यापार चक्र में चक्रीय प्रवृत्तियों से संबंधित है, उसको हम लोग कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। और इसी वजह से 2008 और 10 की मंदी का कारण जो था उसका उदाहरण है आपका चक्रीय बेरोजगारी। अब एक और ऑप्शन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, जैसे पहला शास्त्रीय, तो इसका मतलब क्या होता है, सोचो जरा आप, शास्त्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। देखो शास्त्रीय बेरोजगारी को जानने के पहले आप सबसे पहले तो ये जानिए कि बेरोजगारी कितने प्रकार की है भारत में, ये समझिए ध्यान से पॉइंट। पर फिलहाल में इसका आंसर तो आपका सी सही हो जाएगा। लेकिन भारत में जो बेरोजगारी के प्रकार हैं वो 3 हैं। ठीक, कभी कभार ये भी क्वेश्चन बनता है। एक तो हो गई यही आपकी चक्रीय, और दूसरी हो गई एक होती है संरचनात्मक। कैसी होती है, संरचनात्मक। और एक इसमें ऑप्शन नहीं दिया है जिसको हम लोग कहते हैं घर्षण बेरोजगारी। ठीक, तो भारत में ये 3 प्रकार की बेरोजगारी होती हैं, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और घर्षण बेरोजगारी। आप अपने नोटबुक में ये पॉइंट नोट कर लीजिए। कभी कभार ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी है, तो आप बता दोगे 3 प्रकार की। अब देखो जैसे लिखा चक्रीय बेरोजगारी को अभी हमने बता दिया था, डिस्कशन हो गया था। यानी एक ऐसी बेरोजगारी है जो उद्योग या व्यापार चक्र में चक्रीय प्रवृत्तियों से संबंधित होती है। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो दूसरा लिखा हुआ है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी। देखो संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, जब कुछ व्यक्ति नौकरी के तलाश में होते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है क्योंकि पद कम होते हैं, उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप सब लोग या हम अपने को भी शामिल कर लेते हैं, हम सब लोग किस प्रकार की बेरोजगारी में हैं, तो हम सब लोग हैं संरचनात्मक बेरोजगारी में। कैसे, कोई भी फॉर्म देखोगे आप, एसएससी एमटीएस का एग्जाम्पल ले लिए, 57 से 58 लाख यानी लगभग 60 लाख फॉर्म पड़ा है, जबकि पद बहुत कम है। तो यही होती है आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी। आप नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए कि जब कुछ व्यक्ति नौकरी की तलाश में होते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती, पद कम होते हैं, उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बना है। तीसरी चर्चा करते हैं किसकी, घर्षण बेरोजगारी। देखो घर्षण बेरोजगारी क्या होती है, यह एक ऐसी बेरोजगारी है या इस प्रकार की होती है कि अल्पकालिक बेरोजगारी होती है। मतलब कहने का थोड़े समय के लिए, जब श्रमिक नए रोजगार की तलाश करते हैं या कोई श्रमिक ऐसा होता है जो पुरानी नौकरी को छोड़कर नई ज्वाइन कर लेता है। अब जैसे आपने कोई नौकरी छोड़ी और नई नौकरी ज्वाइन करना, तो उसके बीच का जो समय है, ठीक है, एक तरह से इसको क्या कहा गया, क्षणिक बेरोजगारी भी हम लोग कह सकते हैं। यानी ये कुछ समय के लिए होती है, जिसको हम लोग कहते हैं घर्षण बेरोजगारी। तो ये 3 भारत में मुख्य बेरोजगारी, एक चक्रीय हो गई और एक संरचनात्मक और एक घर्षण। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या अगला जो लेक्चर है इसी प्रकार से हर एक ऑप्शन को डिटेल में बताया जाए, यानी पूरी डिटेल में उस चर्चा की जाए, या केवल क्वेश्चन और उसके ऑप्शन की चर्चा की जाए। इस बात को आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जैसा कुछ आप कमेंट करोगे अगला लेक्चर उसी के हिसाब से आएगा। फिलहाल में आज तो हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर लिखा हुआ, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग कर विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए फिर खाली स्थान कहलाता है। कह रहे सरकार का हस्तक्षेप जो है, चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है व्यय कार्य, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा लिखा है वह संक्रमण कार्य, यह भी नहीं होगा। फिर लिखा है पुनर्वितरण कार्य, यह भी नहीं होगा। फिर लिखा है स्थिरीकरण कार्य, बिल्कुल सही है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेबिलाईजेशन फंक्शन। क्या बोलते हैं, स्थिरीकरण कार्य। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर लिखा हुआ, आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए फिर खाली स्थान साधन है। कैसा साधन, पहला लिखा है गुणात्मक, फिर लिखा परिणात्मक। तो गुणात्मक तो होता नहीं है, तो इसका पॉइंट जो है, अभी पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका
पॉइंट दूसरा सही होगा। अभी ऑप्शन की चर्चा नहीं है, फिर से समझ लीजिए। लिखा है आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक कैसा साधन है, तो ये परिणात्मक साधन है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, केवल 2, और यहाँ पर भी केवल 2 पॉइंट ही सही आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें लिखा केवल 1 गलत हो जाएगा क्योंकि गुणात्मक तो होता नहीं। इसमें कह रहा है ना तो 1 ना तो 2, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर लिखा 1 और 2 दोनों, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये होगा इसका केवल परिणात्मक, यानी आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक परिणात्मक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, लिखा हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो कह रहा है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला लिखा निजी क्षेत्र, नहीं। विदेशी क्षेत्र, ये भी गलत हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र, बिल्कुल सही। और अगला लिखा सहकारी क्षेत्र, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी सार्वजनिक क्षेत्र। अब सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। देखो सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चर्चा करने और समाज की समस्याओं की पहचान करने के लिए एक साथ आ सकते हैं, ठीक है ना। यानी सार्वजनिक क्षेत्र उसको कहते हैं जहाँ कई लोग एक साथ मिलकर समस्या का समाधान करते हैं या अपनी बात को रखते हैं या उस पर चर्चा करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, लिखा हुआ है आरबीआई का कौन सा उपकरण खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बांड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। फिर से समझ लीजिए, कह रहा आरबीआई का कौन सा उपकरण खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बांड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ नैतिक दबाव, फिर लिखा है सीमांत स्थायी सुविधा, फिर लिखा तरलता समायोजन सुविधा, फिर लिखा खुले बाजार संचालन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी खुले बाजार संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, क्या लिखा हुआ राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि में हमें, फिर ब्लैंक दिया है, के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा। यानी राष्ट्रीय आय के मापन के उत्पाद विधि में हमें, फिर ब्लैंक दिया है, के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा। पहला लिखा है दोहरी गणना को दूर करने के लिए, फिर लिखा उत्पादन के कारकों का विश्लेषण करने, फिर लिखा अधिक खपत से बचने। तो फिलहाल में इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय आय के मापन के उत्पाद विधि में हमें दोहरी गणना को दूर करने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ क्या है। बात को समझो, जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है कह रहा है जीवीए का अर्थ, यानी इसका एक तरह से आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो पहला लिखा है जनरल विजिटेड अकाउंट, गलत हो जाएगा। फिर लिखा है ग्रॉस वैल्यू अकाउंटिंग, ये भी गलत हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और अगला लिखा है जनरल वेस्टिंग एडेड, तो ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय लेखांकन में कह रहा है जीवीए का अर्थ क्या है, तो इसका होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, और इसको हिंदी में कहते हैं सकल मूल्य वर्धित। ठीक है, हिंदी भी आप इसकी लिख लीजिए, कभी कभार हिंदी में भी पूछ देता है। तो सकल मूल्य वर्धित इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है, और इंग्लिश में ग्रॉस वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, लिखा हुआ किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है। बात को समझो ध्यान से, कह रहा किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है। पहला लिखा हुआ है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, फिर लिखा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, फिर लिखा भारतीय रिजर्व बैंक, और फिर लिखा नीति आयोग। तो फिलहाल में इसका ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, लिखा हुआ है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को, फिर ब्लैंक दिया है, भी कहा जाता है। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करनी, फोकस कीजिए यहाँ पर, वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को भी कहा जाता है। पहला लिखा है आय विधि, फिर लिखा है मूल्य ह्रास विधि, फिर लिखा है व्यय विधि, फिर लिखा है मूल्य वर्धित विधि। तो इसको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी मूल्य वर्धित विधि। अब देखो हमने आपसे चर्चा की थी कि कुछ क्वेश्चनों की डिटेल में
चर्चा करेंगे तो जो क्वेश्चन डिटेल के लायक होता है यानी इंपॉर्टेंट होता है या कई बार एग्जाम में बनता है या उससे रिलेटेड पॉइंट बन सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। और जहां इंपॉर्टेंस नहीं है और ऑप्शनों का कुछ खास मतलब नहीं वहाँ उसकी चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि फिर वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, बोरिंग सा महसूस होगा। ठीक है ना। अगला जैसे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा की प्रचलन से निकाल कर बाहर करती है, यानी बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। ठीक है ना। यानी अर्थशास्त्र का कह रहा है कौन सा नियम, वो कौन सा नियम है जो कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है। पहला लिखा है बैक्स्टर का नियम, ठीक, तो कोई मतलब नहीं, ये तो होएगा नहीं। फिर गॉस का नियम फिजिक्स से रिलेटेड है, क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा। ओम का नियम भी क्लास 12 में पढ़ा होगा। फिर लिखा है ग्रेसम का नियम, तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, यानी ग्रेसम का नियम। अब देखो ये दोनों आपके साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण है। ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, कोई भी आप भौतिक अवस्था मान सकते हो, उसने कहा था ओम का नियम। और ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर या I बराबर V बटे आर। और जो गॉस का नियम इसको भी आपने 12th में पढ़ा होगा, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, फिर से समझ लीजिए, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसकी पूरी प्रूविंग है इंटर में, आपने यदि आपने ध्यान से पढ़ी हो, और चैप्टर 2 है जिसका चैप्टर का नाम ही है गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। तो ये दोनों साइंस से रिलेटेड थे। फिलहाल में इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी ग्रेसम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, लिखा हुआ मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। बात को समझो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लिखा हुआ मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मुद्रा का संचलन वेग। पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कितने भी लगा दें हम कम ही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही नाम आ जाए जीएसटी, क्या नाम आ जाए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है, इससे रिलेटेड ऐसा कोई एसएससी का एग्जाम नहीं जहां एक या दो क्वेश्चन ना बनते हों। ठीक, कभी कभार की बात अलग होती, तो इतना डीपली भी नहीं लेना है शब्दों को। कहने का मतलब इसको जरूर पढ़ के जाओ आप। अब जैसे कुछ जीएसटी की खास चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जीएसटी इंपॉर्टेंट है और आज कुछ ही पॉइंट की चर्चा होगी। अगर जीएसटी के बारे में आपको पूरी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लगभग हम 40 से 50 क्वेश्चन इकट्ठा करके कलेक्शन करके उनको कवर करेंगे। फिर जीएसटी से आपका एक भी क्वेश्चन उस वीडियो लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। तो आप जैसा कि कमेंट करके, अब यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे तो वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। फिलहाल में कुछ खास पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये फुल फॉर्म आना चाहिए, क्या होता है, गुड्स एंड, ये तो आसान है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सब लोग जानते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, अब जीएसटी भारत में कब लागू की गई थी, तो वो की गई थी, आप अपने नोटबुक में स्टार बना के जितने भी हम पॉइंट बोल रहे हैं आप नोट करते जाइए, रिवीजन के टाइम बहुत काम आएंगे और एग्जाम में भी काम आएंगे। तो वो पॉइंट लिख लीजिए, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई। जीएसटी, अब इसमें क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन भी तो समझो, कह रहा है जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत है, तो इसमें 4, कितने, 4। कौन कौन से, ये वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगता है। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगता है, ये 4 प्रकार से लगता है। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से, तभी इसका आंसर 4 हो जाएगा। एक 5% लगता है, एक 12% लगता है, और एक 18% लगता है, और एक 28% लगता है। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, 5%, 12%, 18% और 28%। वही पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में कि जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं, तो वो हैं आपके 4, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी कितने प्रकार की होती है वो भी पॉइंट समझ लीजिए। तो जीएसटी होती है 4 प्रकार की, एक होती है CGST, ठीक, एक होती है SGST, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक होती है IGST और एक होती है आपकी UTGST। ठीक, अब इनको भी आप समझ लीजिए। देखो जीएसटी का तो मतलब सब में वही रहेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, ये तो कॉमन हो जाएगा। अब इस C का मतलब हो जाएगा सेंट्रल,
ठीक है ना। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कभी कभार एग्जाम में भी आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। और यस से यहाँ पर हो जाएगा स्टेट, ठीक, कुछ कॉमन चीज़ें भी आप समझ सकते हो, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और चौथा यूटी जीएसटी का मतलब हो जाएगा यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। यूटी का मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ पर यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। तो ये 4 प्रकार की जीएसटी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में बना है। और उसके बाद कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भी पॉइंट लिख दीजिए, वो होता है वित्त मंत्री। कौन होता है, स्टार बना के यानी अपने नोटबुक में आप लिखिए कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में आपके कि भारत वो कौन सा देश है या कितने नंबर पर वो देश बना भारत जहाँ जीएसटी लागू हुई, तो वो है आपका 161वां देश। यानी इसके पहले 160 देशों में जीएसटी लागू हो चुकी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी की नज़र में बहुत अच्छा क्वेश्चन। यानी भारत 161वां देश बना जहाँ जीएसटी लागू हुई। दूसरा पूछा जाता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कि भारत में जीएसटी का जो मॉडल है वो कहाँ से लिया गया, तो उसका आंसर है कनाडा। बहुत से लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता आप लिख लीजिए कि भारत का जो जीएसटी का मॉडल है वो किस देश से लिया गया है, वो है आपका कनाडा से। फिर जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे, उसका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता, ठीक। जितने ज़्यादा पॉइंट हमको याद आ रहा है उतने हम आपको लिखवा दे रहे हैं जीएसटी से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन ये बहुत बनता है आपके कि राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पारित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको गलत भी करवा देते, तो ध्यान दो, 2 सभाएं हैं आपकी, एक है भारत में कौन सी, राज्यसभा, और एक है लोकसभा। तो जो राज्यसभा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो, राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पारित किया गया था, वो था 3 अगस्त 2016। समझ गए बात को, 3 अगस्त 2016। और लोकसभा के द्वारा तो वो है आपका 8 अगस्त 2016, ठीक है। यानी पहले राज्यसभा में बिल पारित हुआ था, उसके बाद लोकसभा में, और राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को, और लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जीएसटी के पॉइंट, ठीक, जितने लगभग हमारे माइंड में अभी आए हैं। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लगभग 40 से 50 क्वेश्चनों का कलेक्शन है, उसकी पूरी पीडीएफ बनेगी और आप तक वो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे और उसके आंसर। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर जीएसटी का पूरा लेक्चर चाहिए आपको। फिलहाल में जीएसटी के इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अक्सर एसएससी में बनते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही था, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, लिखा हुआ मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है। आप समझो बात को, मुद्रा योजना में एम का, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वैसे ही है। तो जब तक आपको मुद्रा का फुल फॉर्म नहीं पता होगा तब तक आप एम का मतलब नहीं बता पाओगे। तो फटाफट से पेन उठाइए, नोटबुक में लिखिए। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। आप लिख लीजिए फिर से, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो एम का मतलब क्या हो गया, पहले ही वर्ड हमने कौन सा बोला, माइक्रो, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। देखो जब आपको फुल फॉर्म पता होगा तो फिर किसी भी वर्ड का, आप जैसे इसमें यू का मतलब पूछ दे तो यूनिट्स हो जाता, डी का मतलब पूछेगा तो डेवलपमेंट हो जाएगा, और आर का मतलब पूछेगा तो रिफाइनेंस हो जाएगा, ए का मतलब पूछेगा तो एजेंसी हो जाएगा। तो जब आपको फुल फॉर्म पता है, किसी भी प्रॉपर डिजिट का मतलब पूछेगा, आप कंप्लीट करके बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, लिखा है तरलता जाल की स्थिति में सट्टा धन मांग फंक्शन फिर खाली स्थान हो जाता है। पहला लिखा है शून्य, फिर लिखा है बेलोचदार, फिर लिखा है असीमित लोचदार, फिर लिखा है एकात्मक लोचदार। तो इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी असीमित लोचदार। यानी तरलता जाल की स्थिति में सट्टा धन मांग फंक्शन असीमित लोचदार हो जाता है। ये हो गए 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर लिखा हुआ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय फिर खालिस्तान में स्थित है। यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, पहला लिखा चेन्नई, फिर लिखा कोलकाता, फिर लिखा पुणे, फिर लिखा मुंबई। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है आपका कहाँ पर, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर,
लिखा निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है। अब समझो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में मंदी का कारण। अभी बात की थी हम लोगों ने चक्रीय बेरोजगारी के बारे में, तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा, यानी चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर लिखा कीमतों के कुछ स्थिर सेट पर गणना की गई जीडीपी को फिर खालिस्तान कहा जाता है। यानी कीमतों की कुछ स्थिर सेट पर गणना की गई जीडीपी को क्या कहते हैं। पहला लिखा वर्तमान जीडीपी, फिर लिखा नाम मात्र जीडीपी, फिर कहते हैं घरेलू उत्पाद, फिर लिखा वास्तविक सकल वास्तविक उत्पाद। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। और जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, वैसे होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप लिख लीजिए क्या होता है इसका, ग्रॉस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। कभी कभार पूछ सकता है कि जीडीपी में जी का मतलब क्या होता है, जैसे अभी क्वेश्चन आया था तो ग्रॉस हो जाएगा। डी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक होता है। पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। फिलहाल में कह रहा है कीमतों की कुछ स्थिर सेट पर गणना की गई जीडीपी को क्या कहते हैं, तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है उलट रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट का अर्थ होता है। पहले लिखा वह दर जिस पर आरबीआई विदेशी बैंक को ऋण लेती है, गलत हो जाएगा। फिर लिखा वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, गलत हो जाएगा। फिर लिखा वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक विदेशी बैंकों से ऋण लेते हैं, यह भी गलत हो। लिखा वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आपकी, यानी आरबीआई, ये व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। समझ गए बात को। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसी प्रकार डिटेल में चर्चा की जाए हर एक प्रश्न के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसा कुछ आप कमेंट करोगे वैसा ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी एक शेयरिंग से दूसरे का भी भला हो जाए, और जितने ज़्यादा आप शेयरिंग करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।